Bismillahirrahmanirrahim. Myself Soha Saman from MSc Botany, and today we will discuss about economic importance of the Adenophoरा stricta. Adenophoरा stricta एक स्पीशी है जीनस Adenophoरा की. सो हम Adenophoरा stricta को डिस्कस करने से पहले थोड़े से कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे Adenophoरा के. सो Adenophoरा is a genus of flowering plants in the family Campanulaceae, contain nearly 2400 species in 84 genera of herbaceous plants, shrubs and really small trees, often with milky sap. इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें जो मोस्टली जो है इसकी हैबिट है वो जस्ट हर्ब्स होती हैं. अगर इसमें ट्रीज़ हों भी तो बहुत बहुत रेयर केस में ऐसा है कि इसमें ट्रीज़ हों और विद मिल्की सैप्स के साथ होते हैं, लेकिन जो मोस्टली इसमें ये सिर्फ हर्ब्स ही होती हैं और रेयर केसेस में ट्रीज़ होते हैं. एंड इट्स फ्लावर्स इज़ आल्सो कॉल्ड एज द बेल फ्लावर्स. नाउ क्वेश्चन इज़ कि हम इनको बेल फ्लावर्स कहते क्यों हैं. जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि ये बिलोंग करते हैं फैमिली कैम्पैनुलेसी से. जो वर्ड कैम्पैनुलेसी है ये एक लैटिन वर्ड कैम्पैनुला से आया है जिसके मीन्स होते हैं बेल. सो हम इसलिए भी इसको बेल फ्लावर्स कहते हैं. उसके अलावा ये भी कंसीडर किया जाता है कि इसकी जो फ्लावर शेप है वो बेल फॉर्म में होती है, इसलिए भी हम इसको बेल फ्लावर्स कहते हैं. एंड इट इज़ आल्सो नॉन एज द वीनस लुकिंग ग्लास एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अ मिथ एंड दिस फ्लावर इज़ मोस्टली यूज्ड to convey the feeling of the gratitude. And plants of this genus are commonly known as the ladybells, and most are native to the Eastern Asia with few in Europe. जैसे ये एक ब्लू कलर में फ्लावर्स हैं, ये भी जो फ्लावर्स हैं ये हैं इस जीनस अडीनोफोरा के हैं, ये ब्लू शेड में है. लेकिन ये बात सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ ब्लू फ्लावर्स ही हों, ये डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स भी होते हैं. कि एक जनरल इसकी जो शेड है ये ब्लूइश या पर्पलिश शेड में आते हैं, पिंकिश शेड में भी होते हैं, इसलिए इनको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है. ये इनके एक जनरल फ्लावर दिखाए गए हैं. And these plants are perennial herbs, often with thick fleshy roots, and stem is usually grows erect from a caudex. And now what is caudex? Caudex is a form of stem morphology and appearing as a thick, short perennial stem that is at the underground or near to the grounds. ये जो caudex stem होती है ये mostly xerophytic plants की होती है क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी होती है ये वाटर को स्टोर कर लेती हैं. और ये मोस्टली caudex stem भी इसलिए xerophytic plants की होती हैं, ये ग्राउंड नियर टू ग्राउंड्स होती हैं. Or there are usually several basal leaves borne on the long petioles, and leaves on the stem are alternately arranged in most species. So now we will discuss about Adenophoरा stricta. Adenophoरा stricta is a species of family Campanulaceae and common name Shashin ladybells. अब हम डिस्कस करेंगे इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडीनोफोरा स्ट्रिक्टा की. जो हमने पीछे डिस्कस किया वो थे जनरल कैरेक्टर्स थे जीनस अडीनोफोरा के. अब हम आगे हैं स्पीशी अडीनोफोरा स्ट्रिक्टा की तरफ. अब हम इसके फिजिकल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे. अडीनोफोरा स्ट्रिक्टा इज़ अ पीरियड ग्रोइंग टू 1 मीटर बाय 0.3 मीटर. ब्लूम कलर जो इसका है वो पर्पल है. ये जो पर्पल ब्लूम कलर है ये अडीनोफोरा स्ट्रिक्टा का है. ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इस फैमिली में या इस जीनस में आ रहे हैं तो सब पर्पल में हो. जैसे ये पहले भी इसके दिखाए थे, जैसे मैंने वो पर्पल शेड में थे और ब्लू शेड में फ्लावर्स होते हैं, तो इसलिए ये जो पर्पल शेड है ब्लूम कलर है वो जस्ट अडीनोफोरा स्ट्रिक्टा का. इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट कलर्स भी आते हैं. मेन ब्लूम टाइम है इसका अर्ली फॉल सीजन्स और शेप इनरेगुलर और स्प्रॉलिंग होती है. Suitable for light, sandy and medium soil. Suitable pH है इसकी acid, neutral, basic, alkaline. It cannot grow in the shade. इस फैमिली का ये भी करेक्टर है कि ये शेड में ग्रो नहीं कर सकते. इनको ग्रो करने के लिए प्रॉपर लाइट चाहिए होती है, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है. नॉर्मली इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इनको प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए. It prefers moist soils. Species is hermaphrodite. That means it has both male and female organs and is pollinated by the insects. It is in flower in September and seed ripen in October. अब आ गए हम अडीनोफोरा की जनरल इन्फॉर्मेशन की तरफ. अडीनोफोरा स्ट्रिक्टा इज herbaceous perennial plants producing one or more unbranched stems. ये जो स्टेम होती है ये ऑलमोस्ट 40 to 80 सेंटीमीटर टॉल होती है फ्रॉम थिक रूट स्टॉक. एंड दिस प्लांट इज हार्वेस्टेड from wild for local uses as food and medicine. This is often grow as an ornamental. यानी इनको हम हार्वेस्ट करते हैं फॉर फूड के लिए भी, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी एंड ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी. लेकिन इसके जो एडिबल पार्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं फूड में और मेडिसिन में वो दो ही होते हैं, वो हैं रूट्स एंड लीव्स.
लेकिन ऑर्नामेंटल पर्पस में तो इसके फ्लावर्स हैं डिफरेंट शेड्स के, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसके मेडिसिन में और फूड में कैसे यूज़ किया जाता है या इसके कौन से पार्ट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, नेक्स्ट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स हैं जो कि मोस्टली ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं एडिनोफोरा स्ट्रिक्टा के, जो ये आ जाते हैं लाइट सी पर्पलिश शेड में। और ये भी हैं एडिनोफोरा स्ट्रिक्टा के फ्लावर्स हैं। जैसे देखें, आप देख सकते हैं इसकी स्टेम थोड़ी थिक है और ये बेल शेप इसके फ्लावर्स हैं और जो कि अल्टरनेटली अरेंज हैं और थिक स्टेम के साथ हैं, बेल फ्लावर्स हैं, ये पर्पल शेड में। और अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाएं, जैसे ये दिखाए गए, ये पिंकिश में इसके फ्लावर्स हैं, पिंक से हैं, ये भी एडिनोफोरा के ही हैं, लेकिन इसका कलर चेंज है क्योंकि ये डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ये फ्लावर्स को ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, एज ए मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है, एज ए फूड भी यूज़ किया जाता है। और ये इसकी स्टेम है और इस पर डिफरेंट कलर, ये जो फ्लावर्स लगे हुए हैं। एंड नेक्स्ट इज़ हैबिटेट्स, woodland garden, sunny edges, cultivated beds, edible parts, roots and leaves। जैसे कि ये एक पिक है इसकी ड्राई रूट्स की, जिसको एज अ फूड यूज़ किया जाता है, डिफरेंट मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, इसके सूप बनाए जाते हैं और इसको बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे पार्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है, डिफरेंट दूसरी फूड्स के साथ, डिफरेंट डिशेस के साथ यूज़ किया जाता है टू ट्रीट वेरियस डिजीज़। ये इसके लीव्स हैं जो कि एडिबल होते हैं, जिन्हें कुक किया जाता है, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके एडिबल पार्ट्स में आ जाएं तो सिर्फ यही आती हैं, रूट्स भी हैं और नेक्स्ट लीव्स भी हैं। जो लीव्स हैं इनको मोस्टली फ्रेश फॉर्म में यूज़ किया जाता है, लेकिन जो रूट्स हैं ये मोस्टली ड्राई ही यूज़ की जाती हैं। ड्राई रूट्स इस फॉर्म में आ जाती हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में, स्पेशली चाइना में, ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट अगर हम आ जाए इसकी प्रोपिगेशन की तरफ, सीड्स बेस्ट ग्रो इन कोल्ड फ्रेम एज सुन एज इट इज़ ड्राइव। द सीड्स कैन आल्सो बी सो इन स्प्रिंग सरफेस, सो 2 to 3 सीड्स पर पोट इन द स्प्रिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड द ट्रांसप्लांटिंग। मीन हम अगर इसको कर रहे हैं, इसको सो करवा रहे हैं, तो हम जस्ट 2 to 3 सीड्स पर पोट में सो करवाते हैं टू अवॉइड द ट्रांसप्लांटिंग। हमने देखा है कि जब हम इसको ट्रांसप्लांट करना होता है तो इसको ट्रांसप्लांट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इस बात को प्रेफर किया जाता है अगर हमें इसको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पेश आ भी रही है तो हम इसको स्मॉल सीडलिंग जब ग्रो करे होते हैं तब भी इसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, क्योंकि तब हमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती इसको ट्रांसप्लांट करने में, क्योंकि जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं इसकी जो रूट होती हैं वो डिस्क शेप में आना शुरू हो जाती हैं। इसको ट्रांसप्लांट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं वैसे वैसे इसको ट्रांसप्लांट करना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी अर्ली सीडलिंग स्टेज होती है तब इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। और अवॉइड करने के लिए ट्रांसप्लांटेशन को हम जस्ट 2 to 3 सीड्स भी पर पोट में ग्रो करवा सकते हैं ताकि हमें ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। एंड इस जर्मिनेशन पीरियड इज़ आलमोस्ट 1 to 3 मंथ होते हैं एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ये शेड में बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते और इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड प्लांट आउट इनटू देयर परमानेंट पोजीशन व्हाइल स्टिल यंग। बासल कटिंग इन स्प्रिंग। बासल कटिंग मीन्स इसको जब इसको कटिंग करनी है, हम इसको ट्रांसप्लांट करना है तो हम इसको बॉटम से कटिंग करते हैं और इसको बॉटम से कटिंग करने के लिए इसका जो फेवरेबल सीज़न होता है वो स्प्रिंग होता है, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग सीज़न होता है। जैसे हमने देखते हैं हमने कोई प्लांट ग्रो करवाना है या कुछ भी, हम उसी कंडीशन में या मोस्टली स्प्रिंग में ही इसको करवाते हैं ताकि वो इजीली ग्रो कर सके, या उसका जो फेवरेबल टेम्परेचर या फेवरेबल सीज़न होता है उसी में करवाते हैं। इसका फेवरेबल स्प्रिंग है तो इसी चीज़ को हम प्रेफर करते हैं। अगर हमें ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत भी पेश आ रही है तो हम इसको स्प्रिंग में ही करें और बासल कटिंग के साथ। Next is economic importance and medicinal uses. The root is stimulant herb that acts mainly on the respiratory system and the heart. It is antitussive. Antitussive medicines वो होती हैं जिसको हम ड्राई कफ के लिए यूज़ करते हैं। And expectorant is a medication that help bring up the mucus and other material from the lungs through the air passage.
एक्सपेक्टोरेंट में मोस्टली मेडिसिन होती हैं जब हमारे लंग्स के ऊपर म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं एंड कफ के लिए जो यूज़ की जाती हैं वो एक्सपेक्टोरेंट होती हैं। इनको यानी म्यूकस को रिलीज़ कर दिया जाता है बाय एयर पैसेज, उसको थिक से थिन फॉर्म में आ जाता है और इसको रिमूव किया जाता है। एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इंटरनली टू ट्रीट द ड्राई कफ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड द ट्यूबरक्लोसिस टीबी। टीबी एक डिजीज़ है जो कि फैलती है बाय पर्सन टू पर्सन एंड बाय एयर। ये भी एक किस्म की लीवर कफ ही होती है, इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं बाय एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन एंड द एंटीटॉसिव मेडिसिन। इन जो एंटीटॉसिव एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन मोस्ट कॉमन इसकी एक एग्जांपल होती है, वो एक मेडिसिन है गायफेसेंस, वो यूज़ होती है इसको ट्रीट करने के लिए। यानी इन शॉर्ट हम अगर आ जाएं तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिसिनल यूजेज में इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए एंटीटॉसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट्स इससे बनती हैं एडिनोफोरा स्ट्रिक्टा से। जैसे ये एक मेडिसिन है गायफेसेंस टैबलेट्स, जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। ये हमने देखा है, ये म्यूकस रिलीफ होती है, एक्सपेक्टोरेंट है, रिलीफ चेस्ट कंजेशन को रिमूव करती हैं, थिन एंड लूजन द म्यूकस को। और ये भी गायफेसेंस टैबलेट्स हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे हैं इसके एडिबल यूजेस, जिसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी रूट हैं कुक की जाती हैं, व्हेन बॉइल्ड इन 2 चेंजेस ऑफ वाटर इट इज़ सेड टू बी एक्सलेंट ईटिंग एंड लीव्स कुक। एंड नाउ द लास्ट वन इट्स प्रॉपर्टी। इसकी एडिबिलिटी रेटिंग की तरफ आ जाएं, ये देखें, ये एक सिंबल दिखाया गया है, दैट्स मीन वेरी माइनर यूजेस विद नो ड्रॉबैक्स। मेडिसिनल रेटिंग की तरफ आ जाएं, एंड इट्स आल्सो मीन्स वेरी माइनर यूजेस विद नो ड्रॉबैक्स। एंड इट्स हाइट हैबिट प्रीनियर हाइट 1 मीटर। ये लिखी गई है, इसकी जनरल या एवरेज हाइट 1 मीटर कही गई है, लेकिन जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि इसकी हाइट ऑलमोस्ट 40 to 80 सेंटीमीटर होती है। ये एक जनरल या एस्टिमेटेड हाइट जो इसकी है वो 1 मीटर बताई गई है। ऑलमोस्ट इसकी हाइट 1 मीटर नहीं होती, ये एवरेज ली गई है जस्ट जनरल प्रॉपर्टीज़ के लिए। पोलिनेटर्स हैं इसके इंसेक्ट्स, एंड कल्टिवेटेड स्टेटस है इसका ऑर्नामेंटल एंड वाइल्ड। दैट्स ऑल, थैंक यू।